है टेंस और ये एक न्यू बैच ऐड होगा आज 22 और जिसका क्लास जो शुरू होने वाला है वो टेंस से शुरू होने वाला है। टेंस जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ लोग जब पढ़ते हैं इंग्लिश तो कहते हैं कि मैम अभी तो हम नाउन कर रहे हैं, अभी प्रोनाउन कर रहे हैं, तो क्या ये सब होने के बाद हम इंग्लिश बोल पाएंगे? अरे इंग्लिश में जो आपको स्ट्रक्चर सिखाता है वो सिर्फ 3 से 4 चैप्टर है जो स्ट्रक्चर सिखाएगा। एक तो टेंस सिखाएगा, पैसिव वॉइस, याद रखना नरेशन भी नहीं, सिर्फ टेंस, पैसिव वॉइस और ये जो मॉडल्स है ये आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाता है। सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक्चुअली उसका एक कहते हैं ना ढांचा होता है, जैसे एक बिल्डिंग का ढांचा बनता है। जब तक आप उस ढांचे को प्रॉपर बनाना नहीं जानोगे, आप उसमें क्या लाइटिंग लगानी है, आपको उसमें कैसे सजावट करना है, ये सब बात की बात होती है। इसका मतलब ये जैसे आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये सब आपको उस सेंटेंस के जो मिस्टेक्स है उसको सुधारने में, ये प्रेपोजिशन गलत है, ये होना चाहिए, ये बात की बात है। पहले तो आपको वो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए जो आता है आपको सिर्फ टेंस। तो ध्यान रखना जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहो तो सबसे पहले आपको वर्ब के फॉर्म्स याद करने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है अब अगर आपको वर्ब एंड गॉन नहीं आ रहा है तो यार कहां से आप इंग्लिश बोल लोगे या कहां से इंग्लिश लिख लोगे। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में तो एक और पंगा है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में क्वेश्चंस वहां से आते हैं जहां पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिस्टेक करें। इसीलिए जहां तक आप सोच सकते हो कि हाँ इतना तो आना चाहिए, कई बार बच्चे कहते हैं क्लास में मैम हमें तो नहीं आता, तो फिर आप ऐसे क्यों बोलते हो इतना तो आना चाहिए? बेटा मैं नहीं बोलती हूँ इतना तो आना चाहिए, जो कमीशन है जो आपका एग्जाम ले रहा है वो कहेगा इतना तो आता होगा और इतना तो आना चाहिए। ये पॉइंट नहीं आता होगा, चलो क्वेश्चन यहां से पूछते हैं। आई के साथ वॉस आता है, इतना तो आता होगा। आई के साथ वर्ब कहाँ आएगा, क्वेश्चन वहीं से पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वहां इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों फंसेंगे। तो इसीलिए याद रखना बेटा आप लोग कि आप लोग जब इंग्लिश पढ़ते हो तो पहले देखो कि मैं किस चीज के लिए पढ़ रहा हूँ, किस एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आप एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं इस बैच में पढ़ाऊंगी। स्पोकन है वो अलग तरीके का। स्पोकन वाले बच्चे के बाद कहते हैं मैम अगर हम ये आपके स्पेशल बैच में एडमिशन ले लेंगे तो हमको सब कुछ आ जाएगा, बोलने के अलावा सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये स्पोकन का क्लास नहीं है। स्पोकन का अलग डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हो वो डिफरेंट तरीके से चलता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, सबसे पहले आप देखो कि आप क्या चीज चाहते हो। अगर आप सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो ये बैच लोगे आप, अदरवाइज स्पोकन का अलग बैच चलता है। अब आते हैं, अगर हम जैसे मैंने आपको कहा कि बैच आपका 10 से शुरू होगा, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आराम से बैठो, किसी टेबल पे बैठो, अच्छे से लैपटॉप खोल लो, क्योंकि हमारा जो केडी लाइव है वो kdcampus.live में चलता है। अगर गूगल में जाओगे तो kdcampus.live लगाओगे तो आपका लैपटॉप में चलेगा, और अगर आप अपने मोबाइल में पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल में पढ़ो, है ना, क्योंकि ये ऐप में भी चलेगा और ये लैपटॉप में भी चलेगा आपका। और इसके सारे जो पीडीएफ है आप देखोगे, अगर आप जैसे बहुत सारे नए बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से हम आपको नोट्स देते हैं, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट अच्छे से आपको एक एक चीज इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगी, एक एक चीज प्रोवाइड हो जाएगा आपको। लेकिन मैं अभी जो पढ़ाना चाह रही हूँ आज आपको, देखो एक खत्म कराऊंगी आपको टेंस, उसके बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको आप देखो कि है कंप्लीट आपका स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम क्वेश्चन तब करेंगे जब एक बार पढ़ लेंगे तब। उसके बाद फिर उसके बाद दूसरा टेंस शुरू होगा, मतलब एकदम बहुत डिटेल में ये आपका है पूरा मटेरियल, इसीलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो मैं लिखूंगी उसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसको भी करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सुनो ध्यान से,
वोकैबलरी आपको अराउंड 20 शीट्स वाले वोकैब खत्म कराएंगे। इसके साथ कुछ जीआईएफ वोकैब लोड होंगे आपके, कुछ स्टोरीज वाले वोकैब लोड होंगे आपके, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। टेंस मैंने कहा आपको कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब बेसिक चीज है यार, बहुत जरूरी चीज है ये। क्या जरूरी चीज है ये? जब आप कहते हो, मान लो मैं कहती हूँ आई टीच इंग्लिश, आप कहते हो आई स्टडी इंग्लिश। आपने कहा आई स्टडी, इससे आपका एक्शन भी पता चल गया और इससे आपका टाइम भी पता चल गया। कैसे टाइम पता चल गया? मैंने स्टडी कहा बेटा, मैंने स्टडीड नहीं कहा। मैंने कहा स्टडी, स्टडीड नहीं कहा। स्टडीड कहते तो पास्ट टेंस, आई शैल स्टडी फ्यूचर टेंस। ये कैसे बना? आपने एक सब्जेक्ट, जो पहले तो सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको कि आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हुए, एक मिनट रुकना, आप लोग को प्रॉपर तरीके से दिखाई दे, इसीलिए मैं आपको ब्लू कलर कर देती हूँ, ठीक है ना। ये रहेगा। चलो, अगर मैं एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर तो किस चीज का स्ट्रक्चर भाई? जो वाक्य लिखना चाहते हो उसका स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो मैंने कहा आई टीच, आई मतलब सब्जेक्ट, जो करने वाला करता होता है वो सब्जेक्ट होता है, और टीच जैसे मैंने कहा तो आपको दो चीजें पता चली। एक तो आपको एक्शन पता चल गया कि भाई कार्य क्या है, पढ़ाने का, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये मेरा बता दिया कि टाइम क्या है। V1 हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। दिस मीन्स टेंस जो है वो बताता है एक्शन प्लस टाइम, दोनों बताता है। टेंस क्या बताता है भाई? एक्शन कैसे हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब है। अच्छा, अगर मैं कहूं आई टीच, अगर मैं कह रही हूं अगर, तो इसका मतलब है, एक सेकेंड बेटा, एक मिनट, आई टीच, तो इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट था उसके बाद ये आपका वर्ब लग गया, है ना, टीच। अब एक बात बताओ, अगर मैंने कहा आई टीच तो पूछ सकते हो मैम क्या, आप पूछ सकते हो मैम किसको, है ना, किसको, क्या और किसको पूछ सकते हो। जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, आप समझ गए, ओके इंग्लिश पढ़ाती है, यानी कि क्या का जवाब इंग्लिश आ गया, और किसको का जवाब, किसको का जवाब, अगर मैं किसको का पूछूं तो आप कह सकते हो किसको का जवाब है यू। अगर मैंने पूछा आई टीच तो क्या का जवाब हो गया इंग्लिश, और किसको का जवाब हो गया यू। बेटा ये जो है, ये दोनों, इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, एक टेंस का। यानी टेंस में आप सब्जेक्ट से शुरू करते हो। क्या हुआ, कलर चेंज करो, नहीं दिखाई दे रहा कलर, इतना तो साफ दिखाई दे रहा बेटा। बेटा एसएससी सीजीएल का सारा कंप्लीट हो जाएगा, वो एकदम निश्चिंत रहो। मेरा जब सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। सुनो, मैंने क्या कहा, आई टीच इंग्लिश, इसी को तो हम टेंस कहेंगे। ये आपको बता रहा है कि एक्शन क्या हुआ, ये आपको बता रहा है कि टाइम क्या है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिला के एक वाक्य पूरा बना है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट भी है, करने वाला भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। मान लो ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्यों? जैसे आप पूछ सकते हो कि मैम आप क्या करते हो, मैं कहूंगी आई टीच, मैंने इंग्लिश नहीं बताया कि मैं पढ़ाती हूँ। आई टीच ये भी तो टेंस है, क्यों?
क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। सो रिमेंबर टेंस है क्या? टेंस बताता है कि सब्जेक्ट है और वर्ब है। वर्ब क्या हो सकता है? वर्ब एक्शन हो सकता है, वर्ब स्टेट हो सकता है। अगर मैं कहूं आई नो यू, तो भाई मैं तुम्हें जानती हूँ, ये कोई एक्शन चलते हुए नहीं दिख रहा आपको करते हुए। इसका मतलब है कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, आई नो यू। अगर मैं कहूँ आई लव यू, तो स्टेट ऑफ हार्ट है ना, ये आपके भावनात्मक स्टेट है आई लव यू, क्योंकि आई लव दिखता थोड़ी है ना, कई सालों तक छुपा लेते हो तुम लोग। इसका मतलब है कि एक्शन अगर है तो होता हुआ दिखता है, वो आपको दिखता है करते हुए, वो एक ऐसा चीज है जो विजिबल है, लेकिन स्टेट विजिबल नहीं होता, यानी कि वो अवस्था है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई आपसे पूछे कि टेंस क्या है, तो क्या जवाब दोगे? इट इज अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट followed by a verb or a state, and it gives you what? It gives you the information about the time and the action, है ना? टाइम और एक्शन दोनों के बारे में आपको पूरा पूरा विवरण दे देता है। बोलोगे नहीं आई नो यू में टाइम कहाँ है? आई नो में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो प्रेजेंट टाइम बता रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग नाउ, इसमें एकदम स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है ना? एक लड़का लिख रहा है 7 साल से छुपाया है। मैंने क्या कहा कि आई एम टीचिंग नाउ, इसमें स्पेसिफिक टाइम है। लेकिन अगर मैं कहूं आई नो यू, आई टीच इंग्लिश, इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बता दे रहा है कि भाई प्रेजेंट है। अब आओ, अगर मैं टेंस की बात करूं, तो अगर मैं शॉर्ट डेफिनेशन की बात करूं कि भाई इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखने की जरूरत क्या है? एक सेकंड बेटा, इतना लंबा चौड़ा लिखने की डेफिनेशन क्या है जरूरी? तो आप कह सकते हो कि मैम टेंस मीन्स एक्शन और स्टेट प्लस टाइम। टाइम तो पता चल ही जा रहा है, स्पेसिफिकली टाइम दिया है, आई हैव कम जस्ट नाउ, तो अच्छी बात है। नहीं दिया है तो भी आई हैव कम का मतलब पता चल रहा है हो चुका है और अभी अभी हुआ है। इसलिए हर टेंस में आप ये पढ़ लोगे V2, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट खत्म हो चुका, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, फ्यूचर अच्छा जो होगा। इसीलिए टेंस में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई एक्शन है या फिर स्टेट है, यानी कि कोई कार्य की बात करते हैं या फिर अवस्था की बात करते हैं। कार्य या अवस्था प्लस टाइम, या तो एक्शन होगा या तो स्टेट होगा, प्लस टाइम, ये हमारा टेंस। लेकिन अगर हम टेंस को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपको महसूस होगा कि इसमें आप सारी बातें बताते हो। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी बताते हैं, कोई फैक्ट है वो भी बताते हैं, अपना प्रेजेंट का एक्शन वो भी बताते हैं, पास्ट में जो किया वो भी बताते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं मैम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कैसे करें, मैं कहती हूँ यार एक काम करो ना, एग्जाम की तैयारी करते हो, हाँ एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो, आपका काम भी हो जाएगा। क्या? अगर एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो यूपीएससी में सबसे पहले आपको 6 से लेकर 12 तक तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, है ना? तो उसके साथ साथ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, अगर एनसीईआरटी का हिस्ट्री पढ़ोगे आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। रिमेंबर स्टोरीज आपको इंग्लिश बहुत अच्छा सिखा देता है, आपका मन भी लगता है स्टोरीज पढ़ने में, और आपको पता भी नहीं चलता कि हमें कब आ जाएगा। स्टोरीज उनके लिए जो कभी भी यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देने वाले नहीं है, वो चाहे तो स्टोरीज से शुरू कर सकते हैं, है ना? बहुत अच्छे अच्छे आप स्टोरीज के, आप चाहो तो उससे आपका टेंस बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे किसका पढ़ाना है आपको? मुझे आपको इंग्लिश नहीं पढ़ानी, वो वाली जो इंग्लिश एक नॉर्मल सा स्पोकन इंग्लिश होता है। मुझे आपको इंग्लिश पढ़ानी है ये वाली जो आपका एग्जामिनेशन में जरूरी होता है, ठीक है? और वो है आपका ये इंग्लिश। अच्छा ठीक है, यानी कि हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज, वो पढ़ने जा रहे हैं टेंस। एक सेकेंड बेटा,
आज हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं और ऐसे ही आपको सारा पीडीएफ मिलता रहेगा। सारे ऐसे ही पीडीएफ मिलेंगे आपको और आपको दो चीजें कर सकते हो, या तो आप पीडीएफ से पढ़ लो, ठीक है, और अगर कहोगे नहीं हम पीडीएफ से पढ़ नहीं पाते मैम, तो आप ये बुक ले लेना जिसमें पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स होगा और जो भी मैं हाथ से लिखवाऊंगी वो क्लास के बाद आपको अपलोड कर देंगे। एंड मेरे लाल प्रवीण देवरूपा का बैच खत्म हो गया प्रवीण, ठीक है, तो आप देवरूपा आपके बैच में नहीं रहेगी जो आप उसको रोज पेज नंबर बताते हो, ठीक है। उसका बैच 10 से शुरू हुआ था और 10 आज पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब आज देवरूपा का बैच कनेक्टेड नहीं होगा। सो बेटा उसको मत तंग करो, अब पढ़ाई में ध्यान दो। लड़कियां तुम लोग को पूछती भी नहीं है यार, अब तुम मूर्खों की तरह उसको रोज, ये पता है प्रवीण कौन लड़का है, ये रोज देवरूपा को पेज नंबर बताता है और देवरूपा के आज तक किसी भी मैसेज में मैंने प्रवीण तुम्हारा नाम देखा ही नहीं। तुम सोचो कितने इग्नोर्ड होते हो। हाँ सोम्या मैं बता रही हूँ, ये बैच नंबर 13 का स्टूडेंट है और ये रोज देवरूपा को बैच नंबर बताता है, पेज नंबर बताता है। और देवरूपा दूसरे बैच के स्टूडेंट थे जिसका बैच खत्म हो गया, 10 के पहले खत्म हो गया, मतलब अब जो 10 शुरू किया उसका बैच कनेक्टेड नहीं होगा। लेकिन ये कहना मेन विल बी मैन, यही हालत है। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग टेंस कैसे करेंगे और अच्छे से समझने के लिए पहले आप एवरी पेज को बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो बेटा। मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई देखो मैं हूं मैं, ठीक है, और ये मैं लिखते हुए दिखा रही हूँ आपको और फिर उसके बाद ये किताब दिखाया। अगर आप पूछोगे मैम इसका मतलब, भाई आई रोट दिस बुक, ये टेंस हो गया। मैंने क्या कहा, आई, सबसे आगे कौन खड़ा है, मैं खड़ी हूं क्योंकि मैंने ये काम किया है। करने वाला जो सब्जेक्ट है वो सबसे आगे है। राइट का सेकेंड फॉर्म लिखा रोट, क्यों, क्योंकि बेटा ये बुक छप चुकी है बहुत पहले, 2012 में आ चुकी है ना। तो आई रोट दिस बुक, क्लियर। इसका मतलब है कि सबसे आगे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और वर्ब जिस पर हुआ वो ऑब्जेक्ट उसके बाद होगा। हो सकता है अगर मैं सीधा कहती कि भाई बुक की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं पढ़ाती हूँ, ऐसे बोर्ड में पढ़ाती हूँ आप लोगों को, तो मैं कहूंगी आई टीच, देखो उसके बाद ये हटा दिया मैंने। दिस मीन्स सब्जेक्ट आई टीच, पूछोगे मैम क्या, इंग्लिश। आई रोट क्या, दिस बुक। You will help, किसको, her, and students make notes। अब एक चीज ध्यान से देखना बेटा, प्री प्लस मीन्स ऑफलाइन मेरा शुरू हो रहा है 20 तारीख, ठीक है, 1 से 5:30 पूरा बैच का टाइमिंग है जिसमें मेरा क्लास रहेगा 4 से 5:30, ठीक है। क्लास बेटा मेरा करीबन 7 महीना चल जाता है। अब सुनो ध्यान से, अगर आप इसमें स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, तो बेटा आई के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म मैंने लगाया, मैंने आई के साथ सेकेंड फॉर्म लगाया और फर्स्ट फॉर्म लगाया, तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये कौन सा टेंस है और ये किस काल को डिनोट कर रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, प्रेजेंट काल। मैंने किताब लिखी, पास्ट है। मैं बच्चे नोट्स बनाते हैं, ये प्रेजेंट है। लेकिन ये विल हेल्प, विल कहां से आ गया बेटा, विल और शाल फ्यूचर का सूचक है। लेकिन जब आप वर्ब के फॉर्म्स याद करते हो ना, वर्ब के फॉर्म्स जब याद करते हो तो वर्ब का फॉर्म्स पता है क्या होता है, V1, V2, V1 ING, V1 SES एंड V3। V1 और V1 SES प्रेजेंट को डिनोट करता है, V2 पास्ट को डिनोट करता है, फ्यूचर का तो कुछ है ही नहीं। कोई भी ऐसा मेरे पास फॉर्म ही नहीं है जो मैं आपको बता पाऊं कि फ्यूचर है, कोई भी फॉर्म नहीं है। वर्ब का बेस फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म है जिससे V1 और V1 SES बना है, ये दोनों प्रेजेंट फॉर्म है। V2 पास्ट फॉर्म है, हो रहा है, हो रहा था, ये V1 ING बताएगा। और V3
हैज हैव हैड के बाद V3 आता है। सूरज सिंह 25,000 नहीं रहा, अब 29,000 हो गया। तो इससे तो मैं कह रही हूँ कुछ फैसिलिटीज बढ़ाया है हमने और 29,000 फी हो गया। तभी मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि बेटा आप लोग घर बैठे पढ़ रहे हो अगर ऑनलाइन, तो आपको बहुत बड़ी चीज मिल जा रही है घर बैठे हुए, ठीक है। लेकिन रिमेम्बर वन थिंग, अगर आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक चीज जरूर है जो आपको करना पड़ेगा, वो है पढ़ना पड़ेगा। मैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों में पूरी ईमानदारी से पढ़ाती हूँ, पूरी ईमानदारी से। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ होता है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे ऑनलाइन में, तो बेटर है कि ऑफलाइन में आ जाओ, क्योंकि ऑफलाइन में एक बहुत अलग माहौल होता है। सारे बच्चे बैठ के एकदम बहुत डिसिप्लिन में पढ़ते हैं। शिवम, मेरे बैच में एडमिशन पहले कंप्लीट हो जाता है, बैच बाद में शुरू होता है, ठीक है। और महंगा नहीं है, क्योंकि 30,000 में आप लोग को 7-8 महीना हम लोग पढ़ाते हैं, वो भी पूरा अप टू IAS लेवल का GS हो जाता है, IAS प्री के लेवल तक का GS हो जाता है, अप टू मेंस लेवल इंग्लिश और मैथ्स हो जाता है, ठीक है। रीजनिंग तो खैर एक ही लेवल का होता है, बस प्री लेवल ही होता है जो आप लोग रीजनिंग पढ़ते हैं ना, क्योंकि मैथ्स मेंस में रीजनिंग है ही नहीं। चलो, लेकिन वही मैं समझा रही हूँ बेटा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ो, पूरी ईमानदारी से पढ़ाऊंगी, जो चाहिए जैसे चाहिए। आप लोग देखो, आज से मेरे स्टूडेंट बनने वाले हो, बैच नंबर 22 वाले भी। जैसे अभी मैंने बता दिया प्रवीण को, देवरूपा के बारे में, बेटा उसका बैच खत्म हो गया, बट स्टिल शी इज माई स्टूडेंट। कभी कोई बात होता है मुझे मैसेज करती है, उसको जवाब देती हूँ मैं। तो इसीलिए आप एक बार मेरे स्टूडेंट हो गए तो मेरे अपने हो गए। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो बेटा। कभी कभी मैं आप लोग का व्हाट्सएप मिस हो जाता है, जब मैं तबीयत वगैरह ठीक नहीं हो या बहुत बिजी हो गई हूँ और उस बीच मैसेज आ गया ना, तो कभी कभी मिस हो जाता है। अदरवाइज आप लोग का जवाब मैं दे देती हूँ। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो रिलेटेड टू बैच टाइमिंग और वॉट एवर इट इज, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना, जरूरी नहीं पड़ता, क्योंकि जितना कुछ होता है सब कुछ नोटिस बोर्ड में अपडेटेड रहता है। इसीलिए जब आप एडमिशन ले लो तो आप ऐप खोल के जरूर देख लोगे कोई इन्फॉर्मेशन हो, है ना। जैसे इस बार फ्राइडे, सैटरडे, संडे रेगुलर बैचेस का ऑफ है क्योंकि दशहरा है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा नहीं आपसे फीस ले लिया और फीस लेके हम अमीर बन गए। पता है, मैं मेरा जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट से, उसके कारण मैं सरवाइव कर गई। बहुत ऊपर उठ के बहुत नीचे गिरी हूँ, जबकि 2015 में मेरे लाइफ में बिल्कुल तूफान आया था, तब मैंने केडी कैंपस खोला था, ठीक है। और तब मैंने एक चीज महसूस किया कि जो बच्चों से मेरा लगाव था, मेरी कनेक्टिविटी थी, उसके कारण मैं सरवाइव कर गई। तो इसीलिए आप लोग मेरे लिए कोई सब्सक्राइबर्स नहीं, ठीक है ना। जिसको कहते हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आप मेरे लिए सब्सक्राइबर्स नहीं, आप मेरे लिए मेरी लाइफ का मकसद हो। और मकसद ही नहीं, आप लोग, मैं अगर जिंदा हूं तो बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स। इसीलिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस रखते हो मेरे लाइफ में। मैं सब कुछ कभी शुरू करती हूँ एक्सरसाइज, फिर छोड़ देती हूँ, यार थक जाती हूँ, रात में कौन करेगा इतना, है ना। बहुत सारी चीजें करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। लेकिन एक ही चीज है जो पिछले 15-17 साल से कर रही हूँ, जो नहीं छूटा है, वो है आप लोग के लिए लिखना, नोट्स बनाना, आप लोग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, और आप लोग के जो डिमांड्स है ना, उसको फुलफिल करना। आज ऑफलाइन का फीडबैक हुआ है, अभी उस फीडबैक को ही देखकर मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना रही हूँ कि बच्चों का डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो वो सारा डिमांड्स देख के आज हम लोग बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हमें आगे और ऑफलाइन में क्या देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का और डिमांड क्या है। और मेरा फीडबैक भी होता है, याद रखना। पता है बाकी टीचर्स का फीडबैक कैसे होता है? बाकी टीचर्स का होता है एक्सेलेंट गिना जाता है, एक्सेलेंट के बाद वेरी गुड आता है, वो गिना जाता है, गुड गिना जाता है, उसके बाद एवरेज गिना जाता है, फिर पुअर गिना जाता है। और मेरा पता है मेरे स्टाफ कैसे गिनते हैं, मतलब मेरे साथ ज्यादा इनजस्टिस होता है। मेरा गिना जाता है एक्सेलेंट, वेरी गुड, और उसके बाद सारा पुअर में रखा जाता है। मतलब मेरे लिए वो ऑप्शन नहीं है कि आप गुड है मैम, चलो गुड है चलेगा ना।
गुड, एवरेज और पुअर, वो तीनों को एक कॉलम में रखते हैं और वो मुझे सब पता चलता है इतने एक्सेलेंट है, इतने वेरी गुड है और बाकी सब पुअर है। तो मैं अपने लिए जो मेरे लिए क्राइटेरियन है ना बेटा, वो डिफरेंट है, मेरे लिए ज्यादा सख्त रूल है। इसीलिए निश्चिंत रहना, आप जैसे चाहते हो हम वैसे पूरी कोशिश करते हैं पढ़ाने की। चलो, और एक चीज और बता दूं मैं बेटा, इसमें सिर्फ व्हाट्सएप करना या मैसेज करना, फोन करोगे बताओ, अभी भी जो फोन आ रहा होगा सब मिस जा रहा होगा, ठीक है। चलिए आ जाओ, मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पास प्रेजेंट वर्ब का फॉर्म है, मेरे पास पास्ट वर्ब का फॉर्म है, कंटिन्यूअस भी है, फ्यूचर नहीं है। तभी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा। कॉम्बो बैच में सबका नोट्स है, मैथ्स वाले टीचर का पूरा ऐसे नोट्स मिलेगा, जीएस में पूरा ऐसे ही नोट्स मिलेगा, इंग्लिश में पूरा ऐसे ही नोट्स मिलेगा, रीजनिंग में पूरा ऐसे ही नोट्स मिलेगा। हम सारे टीचर्स पूरा कंप्लीट कलर्ड पीडीएफ देते हैं, ठीक है। सुनो, इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई क्या कितने प्रकार के टेंस होते हैं ये बताओ। बच्चे ने तुरंत कहा 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कहा जरा फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर बताओ तो उसने कहा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता, वो वर्ब का बेस फॉर्म होता है। और वर्ब का बेस फॉर्म से टेंस का पता कहाँ चल रहा है, विल शैल लगा रहे हो तो पता चल रहा है फ्यूचर है। इसलिए याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि अगर हम वर्ब के हिसाब से चले तो टेंस सिर्फ 2 प्रकार के हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। अगर हम वर्ब के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चले तो टेंस सिर्फ 2 प्रकार के हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट। लेकिन अगर हम टेंस के वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं चल के अगर हम चले किसके अकॉर्डिंग, तो जनरल फैक्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम जनरल देखें तो वर्ब 3 प्रकार के होने चाहिए, टेंस वर्ब नहीं, टेंस 3 प्रकार के होने चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। इसलिए याद रखना कि वर्ब के अनुसार चलेंगे तो टेंस 2 प्रकार के हैं, प्रेजेंट V1 एंड V1 SES प्रेजेंट बताता है, एंड पास्ट। लेकिन अगर हम जनरल फैक्ट के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास 3 प्रकार के टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्ब के अकॉर्डिंग फ्यूचर टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि फ्यूचर टेंस में हमें एक मॉडल उठाना पड़ता है, विल या शैल, और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगा के फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है, राइट। फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है, मतलब बेटा लाइफ हो या टेंस हो, फ्यूचर बनाना पड़ता है। क्या कहा मैंने, लाइफ हो या टेंस हो, फ्यूचर बनाना पड़ता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे कि टेंस अगर हम वर्ब के अकॉर्डिंग देखें तो 2 प्रकार के टेंस, क्योंकि हमारे पास टेंस के अनुसार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का SES फॉर्म जो है ये प्रेजेंट बताता है, V2 पास्ट बताता है। हमारे पास फ्यूचर से रिलेटेड कोई फॉर्म नहीं है। फ्यूचर हम बनाते हैं मॉडल विल शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा के, ठीक है। नहीं तो टेंस अगर जनरल देखा जाए तो 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। जो मैंने कहा वो एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो मैंने कहा ना बेटा वो सब एक्सप्लेन करके हिंदी, इंग्लिश, आपके क्लास नोट्स ऐसे अच्छा इसीलिए है क्योंकि ये बाइलिंगुअल, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों है, ठीक है। अब आइए प्रेजेंट, जो मैंने कहा कि अगर जनरल सेंस में हम देखें तो टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके भी सब टाइप्स है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैम अब सिंपल को अलग करने का क्या मतलब बनता है ना, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या सिंपल प्रेजेंट है। नहीं बेटा, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्क है। हालांकि मैंने वॉल्यूम 1 में उसको बहुत डिटेल में अलग नहीं किया था, ठीक है। चलो मोनिका, चलो सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहा मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, हो गया खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट,